आज का जो मुख्य हमने जो टॉपिक रखा है वो कहीं ना कहीं सजेशन से भी संबंधित है और कहीं ना कहीं उनका जो कि अनुभव है झंडू आयुर्वेद चिकित्सालय के साथ में पिछले 3 वर्षों से जुड़े हुए हैं। उनका जो सक्सेस स्टोरीज हैं, जो उनके चैलेंजेस हैं, वी आर डेफिनेटली हैव एन इंटरेक्शन विद द डॉक्टर्स। तो मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर पवन कुमार शर्मा सर से आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए झंडू आयुर्वेद चिकित्सालय के बारे में आप चर्चा करें। डॉक्टर पवन कुमार शर्मा सर। हरिओम। नमस्कार। इमामी झंडू हेल्थ केयर डिवीजन की ओर से आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बड़े शॉर्ट नोटिस पे हम लोग मिलते हैं और मैं आशा करता हूं कि ये हमारी चेष्टा जरूर हमारे समाज के काम आएगी। आज का जैसा विषय है, मैं संक्षिप्त में शुरुआत करूं। मेरे सामने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं। पीयूष भाई भी मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन नाम ही है पीयूष पूर्णम अमृत तो कृतय सुराणाम। तो अमृत का जिसका नाम ही अमृत हो वो डेफिनेटली समाज को अमृत ही देगा। और जनार्दन, क्या बात है। तो दोनों के नाम भी इतने अति सुंदर हैं कि मैं दोनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। फिर मैं जरा 10-15 मिनट अपनी भावनाएं इसमें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर अनिमेष मोहन को, कायबंधु वाले डॉक्टर अनिमेष मोहन, जिनके प्रेजेंटेशन में मैं भी प्रभावित हुआ। उनके उसके कुछ अंश मैंने अपने प्रेजेंटेशन में समाविष्ट किए हैं। तो बात थी कि जरूरत क्या अपग्रेड और प्रमोशन की। जब हम बात करते हैं तो हमें जरूरत क्या है। सबसे बड़ी बात, आजकल हमारी कंप्यूटराइज्ड उंगलियां चलती हैं, लेकिन आयुर्वेद के लिए नहीं। जहां तक मेरा मानना है, हमें आयुर्वेद के लिए कंप्यूटर पे उंगली चलानी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन शुरू होना चाहिए। सोफेस्टिकेटेड इंटीरियर तो हम लोगों ने सबने किया ही है झंडू आयुर्वेद चिकित्सालय में। फिर भी उसको थोड़ा सा रिव्यू करके कोरोना के पर्सपेक्टिव में हम लोगों को देखना चाहिए कि हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कई सारे अवेलेबल हैं जो कि हमारी जिंदगी आसान कर देते हैं। पल्स सॉफ्टवेयर भी हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आयुर्वेदिक पैथोलॉजी रिपोर्ट तक की बात हो रही है अब, जहां ईटीजी आयुर्वेद स्कैन जैसी मशीनें कानपुर जैसे छोटे शहर में डीवी वाजपेयी जी ने बनाई। इन सब चीजों को मोटिवेट और इंस्पायर करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं हमारे क्लिनिक को अल्ट्रा मॉड बना के हमारी जिंदगी, डॉक्टर की जिंदगी आसान कर अर्निंग बढ़ाने की जरूरत। सब्जेक्टिव अवेयरनेस की यदि मैं बात करूं तो क्लिनिक से घर और घर से क्लिनिक का जमाना चला गया। आज हम घर में बैठे बैठे, क्लिनिक में बैठे बैठे अपने पेशेंट से हर 7 दिन में एक वेबिनार कर सकते हैं। हर पेशेंट को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक बना सकते हैं। और ऐसे यदि हम संकल्प लें झंडू आयुर्वेद चिकित्सालय की ओर से कि हम कम से कम 100 आदमियों को आयुर्वेद से के प्रति इंटरेस्टेड करेंगे, तो ऐसा संकल्प भी एक बहुत बड़ा है। पेशेंट का फुटफॉल अपने आप बढ़ता जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑलरेडी थी, कैंप्स हैं, स्कूल कॉलेजेज हैं, सब कुछ है। फ्री अवेयरनेस लेक्चर्स हैं, इसमें आप लोग मास्टर हैं, आप लोग करते हैं। लेकिन फिर भी झंडू आयुर्वेद चिकित्सालय चूंकि एक 150 साल की परंपरा का समृद्ध संवाहक है और हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा है, तो मैं आशा करता हूं कि ऐसी प्लानिंग में हम लोग सबसे आगे रहेंगे और हर जगह अपने झंडू आयुर्वेद चिकित्सालय का नाम होगा। रेगुलर कॉलम्स हो, एसोसिएशन से टाई अप हो, मीडिया कवरेज हो, ये सब चीजें हम छोटी छोटी चर्चा करने वाले। यदि हम शॉर्ट एनालिसिस अपना करें तो हमें स्ट्रेंथ तो बहुत बड़ी है, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, मेडिकल नॉलेज की। हम चाहते हैं कि हमारे लैक्यूना फुलफिल हो कन्वेंशनल सिस्टम के। और जो डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स जा रही है, उसको स्विफ्ट करके इम्यूनिटी में कन्वर्ट करना और इम्यूनिटी थेरेपी में कन्वर्ट करना, ये हम लोगों का काम है। पर्टिकुलरली जहां हम लोग झंडू आयुर्वेद चिकित्सालय जैसे ब्रांच से डील करते हैं। यदि वीकनेस है तो सबसे बड़ी वीकनेस आयुर्वेद के चिकित्सकों में जो मैंने ऑब्जर्व की कि स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी नॉलेज हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन की थोड़ी सी लेना पड़ेगी। जरूर हमको सीखना पड़ेगा कि हम जिस देश में बैठे हैं वहां हमारे ऊपर कौन कौन से कानून इम्प्लीकेबल हैं, क्या क्या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और क्वालिटी अवेयरनेस, वो आपकी क्वालिटी हो, मेडिसिन की क्वालिटी हो,
कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी हो, कि वो आपके डिस्पेंसरी की क्वालिटी हो। क्वालिटी अवेयरनेस हर जगह आपको छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग करके, ऐसा नहीं कि हम केवल बिजनेस में ही लगे, थोड़ी थोड़ी सी जरूरत है करने की। थ्रेट, फियर ऑफ पेशेंट आयुर्वेद के पास, लेकिन वो कट गया कोरोना वाले चैप्टर में, कट गया। और क्वालिटी का, वो क्वालिटी में आप लोग एक्सपर्ट हैं, आप जानते हैं कि किस कंपनी की दवा यूजफुल है, किस कंपनी की दवा उतनी असरदार नहीं है। तो डेफिनेटली आप लोग, यू आर द बेस्ट जज फॉर द क्वालिटी आफ्टर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, मे बी झंडू, मे बी डाबर, मे बी एनीबडी, एनी कंपनी। तो आप जज हैं, आप उसको क्वालिटी का सर्टिफिकेट अपने पेशेंट्स के ऊपर ऑब्जर्व करके डेफिनेटली दे सकते हैं। तो उसमें थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना हम लोगों का काम है। नेक्स्ट टू अपॉर्चुनिटी, इंक्रीजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ आयुर्वेदा। अभी प्रेजेंट सीनियर में तो आयुर्वेद किसी को बोलना नहीं पड़ता कि व्हाट इज आयुर्वेद। आज से 2 साल पहले की कल्पना कर लीजिए, हम आयुर्वेद का अपना परिचय देते थे कि हम आयुर्वेद हैं, और आयुर्वेद को बड़ी कैसी नजरों से देखा जाता था। आज आयुर्वेद का 70 साल में कम से कम इस कोरोना का आशीर्वाद ऐसा मिला है कि डेफिनेटली आयुर्वेद का एक सम्मान इंटरनेशनली बढ़ा है। एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद की चर्चा होने लगी है, और आज केवल इसको मिथ या पौराणिक कथाएं मान के नहीं चला जाता। एजुकेशन अवेयरनेस, अब आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, इतने सोशल मीडिया के पोस्ट हैं, आप उसमें से जो अच्छा है वो शेयर कर सकते। क्या चैलेंजेस हो सकते हैं हमारे? कंपटीशन है, बहुत बड़ा चैलेंज है। आज की डेट में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि उस क्षेत्र में, एक शहर में जहां हमारा झंडू आयुर्वेद चिकित्सालय है, उसके पास 15 डॉक्टर हैं, लेकिन वो 15 दोस्त हैं, और दोस्त में ही सबकी कमाई कम है। यदि ट्यूनिंग होती, यदि सेटिंग होती, यदि आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करने की परंपरा होती, और सबसे बड़ा, यदि आप पे कंपटीशन की इंसाइट होती कि सामने वाला क्या कर रहा है, मैं उससे बेटर क्या कर सकता हूं, डेफिनेटली आगे बढ़ने के चांस हैं। नीड ऑफ इनोवेशन, कई इनोवेशन हुए, मैं आगे आऊंगा। और ये बात बिल्कुल सही है आज के युग में कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड फास्टेस्ट। जो फिट है, जो फास्ट है, वो जंग जीत जाएगा। आयुर्वेद क्लिनिक उसका सक्सेस होना ही है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सिंगल स्पेसिफिक डिसाइडिंग अथॉरिटी हो तो काम जल्दी आगे बढ़ते हैं। ये ऑब्जर्व किया गया है, ये भी चैलेंज है, क्योंकि वहां 2-3 आदमी जहां इन्वॉल्व रहते हैं, वहां आधे इंप्लीमेंटेशन केवल इनडिसिजिवनेस के लिए रुक जाते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें हम सब मास्टर हो चुके हैं। कोरोना काल में 1/3, फिर 50% वो स्टाफ के लिए भुला भुला के सरकार ने हम लोगों को ये सिखा दिया है कि कम से कम रिसोर्सेस में हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे ले सकते हैं, अल्टीमेटली प्रॉफिट। प्लानिंग में यदि मैं बात करूं तो विजन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, कौन सा रास्ता लेना चाहते हैं, लोकेशन आपकी सिलेक्टेड है, कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करना पड़ेगा जैसा मैंने आपको बताया, और कंपनी स्ट्रक्चर आपको अपना फाइनल प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये सब प्लानिंग की फेज है। यदि आपका चिकित्सालय ऑलरेडी है तो प्लानिंग फॉर ग्रोथ हो सकती है, नॉट टू प्लानिंग फॉर सेट, प्लानिंग फॉर ग्रोथ। फाइंड ए हॉस्पिटल आर्किटेक्ट, ये सब हो चुके हैं आपके, ऑलरेडी हो चुके हैं। पॉसिबल टाइप्स टाई अप्स, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग पोर्शन में अभी तक नहीं की है। सपोज अब जरूर करना चाहिए। सपोज हमारे झंडू आयुर्वेद चिकित्सालय में पंचकर्म नहीं है, यदि है तो सो फार सो गुड, बेस्ट। लेकिन यदि नहीं है तो कोई आयुर्वेद डॉक्टर जो आपका मित्र हो, जो आपके शहर में हो, उससे टाई अप जरूरी है। योगा से टाई अप जरूरी है, एसोसिएशन से आपको ग्रोथ और प्रमोशन के लिए टाई अप जरूरी है। तो अपना माइंड ओपन करके हम दूसरों से सही सिम्बियोटिक टाई अप जरूर करें, ऐसा मेरा मानना है। कस्टमर कैसे हैं, सर्वे कैसा, अवेयरनेस और एफिनिटी क्या है, वो तो अब आजकल जग जाहिर हो गई। पेइंग कैपेसिटी कैसी है, एजुकेशनल स्टेटस क्या है, यू आर द बेस्ट ऑब्जर्वर एंड बेस्ट जज। उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, और उसी के हिसाब से हम अपनी अवेयरनेस पॉलिसीज को दें। अब फोकस एरिया मैनेजमेंट में कितने हुए, कई हैं। यदि पंचकर्म क्लिनिक भी आप चलाते हैं तो उसको भी एक सेफ्टी रखना, सेफ रखना, और एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन रखना, ये हम लोगों की जिम्मेवारी है।
तो सबसे पहले तो स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट पे जरूरी है कि आपकी और आपकी टीम की नॉलेज हो कि वो कम से कम कोई कानून के फंदे में बाद में ना आए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हमको क्या स्ट्रेटेजी बनानी है अपनी डेवलपमेंट की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑलरेडी हम लोग करते हैं। इंश्योरेंस, इसमें थोड़े आयुर्वेद वाले वीक है, छोटा सा क्लिनिक है, थोड़ी सी दवाइयां हैं, क्या इंश्योरेंस करेंगे? ना तो वो खुद का करवाते क्लिनिक का और न पेशेंट का करवाने के लिए इंटरेस्ट रहते। सपोज हमारे झंडू आयुर्वेद चिकित्सालय में एक छोटा सा एक पोस्टर लगा हो कि यहाँ पेशेंट्स के मेडिक्लेम की, या जो जो अभी हैं, पिछली बार लेक्चर छावड़ा जी का कराया था, पीयूष जी भी इस बारे में आगे बताएंगे कि अब तो इंश्योरेंस कंपनियों ने आयुर्वेद के पेशेंटों को इंश्योरेंस अलाउ किया है, उसका फायदा लीजिए। इंश्योरेंस के बारे में ज्यादा नॉलेज हम सबको होना चाहिए। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, चाहे वो पेशेंट की हो, चाहे अवेयरनेस की हो, कुछ भी हो, लेकिन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हमारे यहाँ सिस्टमेटिकली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड खोजने में ही आधा घंटा लग जाए। फार्मेसी मैनेजमेंट आप लोग करते हैं और अच्छी तरह कर सकते हैं। एचआर मैनेजमेंट हम लोग सक्सेस हैं। यदि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कोई खोलेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट देयर। क्वालिटी एश्योरेंस, अपने ऑर्गेनाइजेशन की, दवाओं की, ये सब कुछ आपको ही करना है। और बेटर हो कि इसके लिए कोई सक्षम आदमी आपकी टीम में हो जो आपको सपोर्ट करता रहे और झंडू आयुर्वेद चिकित्सालय प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहे। यदि आपकी पंचकर्म क्लिनिक है, यदि आपकी स्मॉल सी ओपीडी है या बनाने का प्लान है, तो डाइटरी और किचन मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा आता है। शुरू में यदि पंचकर्म क्लिनिक है सपोज, तो वहां क्वाथ बनाना है, आपको स्वेदन के लिए दवाइयां बनानी है, इसका भी एक मैनेजमेंट बड़ा सिस्टमेटिक हो और मेंटेन्ड हो, तो डेफिनेटली आज आप 2 साल पहले की भी बता सकते हैं किसकी क्या थेरेपी हमने की थी। मेंटेनेंस एक्टिविटी रेगुलरली लगती हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हर एक बार देखनी पड़ती है। ये सब चीजें केवल जहन में रखनी है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमसे कुछ छूट रहा है, केवल इतना यदि जहन में आ जाए तो बहुत से रास्ते खुल जाते हैं। मार्केटिंग, मैं तो थोड़ा ही प्रकाश डालूंगा, पीयूष जुनेजा जी थोड़ा आगे बताएंगे हमको मार्केटिंग में डेफिनेटली। परचेज स्टॉक मैनेजमेंट, फीफो स्टाइल में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये आप लोग सब एक्सपर्ट हैं। जिनकी भी डिस्पेंसरी है या जिनकी भी फार्मेसी है, उनको ये मेंटेन करना ही चाहिए। हाउस कीपिंग, लॉन्ड्री, बेस, ये सब पंचकर्म क्लिनिक में ज्यादा लगते हैं। अब स्टैट्यूटरी और रिक्वायरमेंट, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आयुर्वेद में स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स की थोड़ी सी जानना जरूरी है। खुद का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, टैक्स सर्टिफिकेट, लैंड का सर्टिफिकेट, बिल्डिंग का सर्टिफिकेट, यहां तक तो हम लोग सब लोग आराम आराम से कर रहे हैं। अब लोकल बॉडी रजिस्ट्रेशन, जैसे वेस्ट बंगाल में क्लिनिक एस्टेब्लिश, वेस्ट बंगाल क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, जहां आपका भले ही 8x8 का एक चैम्बर भी है, तो आपको वो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। वहां फीस इंपॉर्टेंट नहीं है, रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी पैथी के हों, लेकिन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में आपको डेफिनेटली ये चीज कराना चाहिए। नंबर तीसरा, यदि हम बात करते हैं लोकल बॉडी रजिस्ट्रेशन की, तो मैंने की। डीओ लाइसेंस कुछ है, यदि ड्रग कंट्रोल का भी कुछ है, सैनिटेशन सर्टिफिकेट, बिल्डिंग स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट, वेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, फायर एनओसी, ये सब हम लोगों को अप्लाई इम्प्लीमेंट होते हैं। यदि हम चाहें तो आंखें बंद करके चुपचाप बैठे रहें, और यदि हम न चाहें तो इस समय हम लोगों को डेफिनेटली ये कराना चाहिए। नंबर दूसरी बात, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, लेबर रजिस्ट्रेशन। अब लेबर यदि बढ़ जाते हैं, आपके 7 से 8 से ज्यादा हो जाते हैं, तो ईपीएफ है, ईएसआई है, पैन है, टेन है, जीएसटी वगैरह आप लोगों ने लिया ही होगा जैसा मेरा मानना है। तो ये रेगुलेटरी बेसिस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। अब रेयर रिक्वायरमेंट, आपके यहाँ तराजू तो होगी, यदि डिस्पेंसरी है तो उसकी भी लीगल मेट्रोलॉजी होती है, उसका भी एक वैलिडेशन होता है। आपके यहाँ यदि अफीम वगैरह के प्रोडक्ट हैं तो नार्कोटिक लाइसेंस भी होता है। यदि फूड प्रोडक्ट हैं तो एफएसएसएआई का लाइसेंस होता है। यदि आपके यहाँ कोई पीने का या फूड वाटर का काम हो रहा है, यदि मालूम पड़ता है कि हम दवा बना के पिलाते हैं, तो वाटर टेस्ट भी रिपोर्ट है। लिफ्ट लाइसेंस, जनरेटर लाइसेंस, और तो और यदि जनरेटर में डीजल लगना है और 100 लीटर से ज्यादा रख रहे हो तो उसका भी लाइसेंस है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। बिहार जैसी जगह में, यूपी जैसी जगह में जहाँ लाइट बार बार जाती है, वहां आदमी की मजबूरी है कि वो जनरेटर रखे, तो उसका भी लाइसेंस जरूरी है। यदि मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं,
बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आयुर्वेद में थोड़ी सी। एक बार यदि ये वीकनेस दूर हो जाए तो आयुर्वेद विल बी द ग्रेटेस्ट साइंस ऑफ द वर्ल्ड। हॉस्पिटल हर आदमी रिस्पॉन्सिबल, सब के लिए इंटरेक्शन के लिए हो, कोई भी हो, ओपीडी, आईपीडी, मेडिको लीगल रजिस्टर, नोटिफाइबल डिसीज रजिस्टर, बर्थ रजिस्टर, डेथ रजिस्टर, इनके भी एक रिकॉर्ड है, टाइम है। ऐसा नहीं है कि हमने केवल नाम ले लिए। यदि केस रिकॉर्ड है जो मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस है तो 15 साल आपको रिकॉर्ड रखना है, ये थोड़ा सा समझ लेना। कैजुअलिटी रजिस्टर है, समझ लो आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहां कैजुअलिटी वाले भी आपके पास आते आ ही सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, तो 3 साल उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है कानून भी। तो अभी जरूरी नहीं है झंडू आयुर्वेद चिकित्सालय में यदि कहीं किसी के यहाँ ऑब्स्टेट्रिक का जन्म, बच्चे जन्म देने का है तो बर्थ रजिस्टर और डेथ रजिस्टर ये परमानेंटली आपको अपने क्लिनिक में रखना है। सरकार कभी भी पूछ सकती है। जो कॉमन फॉर्म है, पीरियडिकल्स है, प्रोफार्मा है, ये 5 साल तक आपको रखना जरूरी है। कोई गवर्नमेंट से करस्पॉन्डेंस हुआ है और गवर्नमेंट से आपको कुछ आया है या गया है तो आपको 3 साल तक वो कागज भी रखना जरूरी है। ऐसा नहीं कोई नोटिस आया और हमने फेंक दिया। तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं। फार्मेसी की या डिस्पेंसरी की मैं बात करूं तो सेल्स रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर विद एक्सपायरी डिटेल, नार्कोटिक रजिस्टर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन रजिस्टर। आपकी डिस्पेंसरी से किसी ने कुछ खरीदा, उसको कोई नुकसान हुआ, उसने आपसे आके कंप्लेंट की, तो ये हमारा फार्मेसी का या डॉक्टर का मॉरल दायित्व है कि उस कंप्लेंट को हम नोट करें, निगेट ना करें, और जो कंपनी का वो प्रोडक्ट है उसके सेल्स टीम को बुला के अपनी बात उस तक पहुंचाएं। मेडिसिन रिकॉल रजिस्टर सब अपन लोग रखते ही हैं। और एसओपी, अपनी एसओपी यदि अपनी दवा बनाते हैं तो यदि आप हर बार अलग अलग आदमी से बनवाएंगे तो डेफिनेटली आपकी क्वालिटी में और प्रभाव में आपके डिफरेंस और वेरिएशन होना ही होना है। इससे बेटर है आप एक एसओपी बना दीजिए पॉइंट वाइज, एक के बाद एक। कोई भी आदमी नया हो वो उतने हिसाब से, उतनी मात्रा में, उतने टाइम तक लेके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को मेंटेन करे और अपने आप दवा बनाए, उसको कोई आदमी संभाले। क्वालिटी एश्योरेंस की मैंने बात की थी। सही डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, आपके स्टाफ की, आपकी टीम की ट्रेनिंग होना चाहिए, ओपन डिस्कशन होना चाहिए। आजकल ये बड़ा अभाव है। इम्प्लीमेंटेशन और करेक्टिव एक्शन होना चाहिए, वो तभी होगा जब डिस्कशन होगा। आपस में हम डिस्कशन करेंगे, स्टाफ को ओपन माइंड देंगे, वो कुछ सजेशन दे पाएगा, तभी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन डेफिनेटली कर पाएंगे। डेली सुपरविजन ऑडिट हम कराते ही होंगे। क्वालिटी परफॉर्मेंस इंडिकेटर हम लोगों को अपने मन से बना लेने चाहिए। और ये बड़ी कमेटीज वगैरह की बड़ी बात। कोविड में अब मैं बात करूं कोविड की तो डेफिनेटली अब ये सब चीजें हो चुकी है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। फिर भी कोविड से सुरक्षा की जो गाइडलाइन है वो हमको इस क्लिनिक में मेंटेन करना चाहिए। पंचकर्म थिएटर हो, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, ये बड़ी इतनी कॉमन हमारे माथे में भर दी गई है कि मैं इन पे समय नष्ट नहीं करना चाहता। मैं आता हूँ इनोवेशंस। जो यदि छोटे छोटे इनोवेशंस आयुर्वेद क्लिनिक अपना लेते हैं तो लाइफ को थोड़ा इजी बना सकते हैं, पेशेंट को इम्प्रेसिव कर सकते हैं और आदमी आराम से, टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो टेक्नोलॉजी की बात आपकी हमारी बात से उसको ज्यादा समझ में आती है। आयुसॉफ्ट सीडेक हमारी गवर्नमेंट ने डेवलप किया, आज 20 साल हो गए, लेकिन मैंने इसको आयुर्वेद वालों के यहाँ पॉपुलर नहीं पाया, जबकि इसमें कम से कम हजारों वैद्यों की ब्रेन लगी हुई है और आईटी वालों की ब्रेन लगी है। 4 मॉड्यूल है, प्रकृति का मॉड्यूल है, विकृति का मॉड्यूल है, प्रिस्क्रिप्शन का मॉड्यूल है। अरे इतने अच्छे अच्छे मॉड्यूल है, एक बार साइट में जाइए, आपके काम का जो मॉड्यूल है लीजिए। 5-10 हजार 15 हजार की बात है, लेकिन उससे आपको बहुत सारे रास्ते खुलते हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के तरीके होते हैं। ये क्लीन वेदा ऐसे ये आ गया, कई एप्स आ गई आजकल, कई टीचर्स हैं जो ऐप बना रहे हैं। राउंड क्लास हो या वैद्य मैनेजर हो, वैद्य मैनेजर एक डॉक्टर अमित पटेल ने यहाँ अहमदाबाद में बनाया। ये राउंड ग्लास जनरली डॉक्टर यूज करते हैं। ये मैडम आपके डेटा को रिकॉर्ड रखने के लिए है। वैद्य मैनेजर भी सेम चीज है। आपके यहाँ जो पेशेंट आता है उसमें अपने पास बिना कंप्यूटर के ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम उसके पहले के लक्षण और बाद के लक्षणों में अंतर परसेंटेज में या स्टैटिस्टिकली निकाल पाए। हमारी पहली चीज सबसे पहली होती है नाम, पता, प्रिस्क्रिप्शन, मेडिसिन, डोज। इस पे प्रिस्क्रिप्शन हमारा खत्म हो जाता है और लेफ्ट साइड के अपर कॉर्नर में
थोड़ी सी हम डिसीज का नाम आयुर्वेद या एलोपैथी में लिख देते हैं, लेकिन सिम्टम को कंपैरिजन के लिए हम लोगों पर कुछ भी नहीं है। यदि सिम्टम कहीं ना कहीं एंटर होते जाएं, हर विजिट में एंटर होते जाएं, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप साल के एंड में किसी भी एक असिस्टेंट को बिठा दीजिए। यदि 50-50 केस भी आपने एक रोग के ठीक किए हैं, तो वो आपका रिसर्च पेपर तैयार है। केवल स्टैटिस्टिकली एनालाइज कीजिए, रिसर्च पेपर पब्लिश कीजिए और अपनी बात को, महत्व को समझाइए समाज को कि हाँ, हमने ये रिसर्च की है। नाड़ी परीक्षा इतनी बड़ी बात है। मैंने बहुत एक्सपर्ट्स को इस वेबिनार प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया, सुना। बहुत ही बड़ी साइंस है, बहुत ही बड़ी साइंस, लेकिन ये इतनी गहरी साइंस है कि वो इतनी इजीली नहीं हो सकती डॉक्टर के पास कि सामने लाइन लगी हो, राइट हैंड में पल्स हो, या सॉरी लेफ्ट हैंड में पल्स हो, राइट साइड में पेन हो, सामने प्रिस्क्रिप्शन का पैड हो, तो वो कहाँ विचलित मन इतनी डेप्थ में जाके वो पल्स की रीडिंग कर पाएगा? मुझे डाउट है। मैं भी 32 साल से प्रैक्टिस कैलकाटा जैसे शहर में कर रहा हूँ। तो कई चीजें आई, वेदा पल्स आई रसिया वालों ने। मैं जामनगर में था, वहां जामनगर में एमडी के दौरान जापान वाले आए हरिशंकर शर्मा जी के साथ, उनने वीडियो रिकॉर्डिंग की, नाड़ी परीक्षा पे वेबिनार हुई, बड़े बड़े एक्सपर्ट आए, किसी पेशेंट से कुछ पूछना नहीं था, उन्होंने 5-5 पेशेंट देखे और हर एक का ऑब्जर्वेशन अलग था। पांचों एक्सपर्ट थे, विद्वान एक्सपर्ट, लेकिन पांचों का उस समय मानसिक स्थिति क्या थी, उस समय माहौल क्या था, इन सबके ऊपर इंडिविजुअल नाड़ी परीक्षा डिपेंड करती है। तो इसका उपाय क्या? तो फिर हम जैसे पैथोलॉजी रिपोर्ट नहीं कर सकते खुद, हम अपने खून में हीमोग्लोबिन कितना है हम जानकारी नहीं दे पाते, और इसमें मॉडर्न साइंस शर्म भी नहीं करती। वो नहीं कहती कि हमको हीमोग्लोबिन हाथ से या आंख से देखना नहीं आता। हम भी यदि ये कहें कि हम हार्डवेयर से परफेक्ट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से परफेक्ट एनालिसिस करते हैं, हमने नहीं देखे थे इन सॉफ्टवेयरों के पहले, हार्डवेयरों के, कि वात पित्त कफ भी परसेंटेज में और ईसीजी के हिसाब से पीक से दिखाया जा सकता है। और आज का पेशेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बिलीव करता है। यदि इस तरह की चीजें आपके क्लिनिक में होंगी, चाहे वो नाड़ी तरंगणी हो, चाहे वो वेदा पल्स हो, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी चीजें, तो आप पे एक रिपोर्ट के हिसाब से अर्निंग का भी साधन बनता है। और दूसरा, पेशेंट के हाथ में एक 10 पेज की रिपोर्ट भी जाती है कि हाँ, आयुर्वेद में भी टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए वात पित्त कफ किस परसेंटेज में है, वो आदमी देखता। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है पल्स के लिए, यही वैद्य मैनेजर टाइप की चीजें। ये इस तरह के परसेंटेज में कब हमने वात पित्त कफ की कल्पना की थी कि आयुर्वेद के वात पित्त कफ हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बाकायदा ग्राफिकली चार्ट के हिसाब से किसी को कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये पूरा का पूरा हर एक का लॉजिक है। जिसका लॉजिक आपको अच्छा लगे, आप भी साइंटिस्ट हो, आप वेदा पल्स में जाओ, नाड़ी तरंगिणी में जाओ, और कोई तीसरा आता हो उसमें जाओ, लेकिन आप साइंटिस्ट हैं, आपको जो लॉजिक पसंद आता है उसमें इस तरह का करना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं, पल्स ऑक्सीमीटर आज से 2 साल पहले किसी के आंखों में, किसी के घर में पल्स ऑक्सीमीटर नहीं मिलता था। आज कोरोना ने उसको इतना पॉपुलर कर दिया कि आज घर घर में आपको पल्स ऑक्सीमीटर मिलता है। तो ये पल्स मीटर क्यों नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। ऑरा, ऑरा में हमारे यहाँ कांति, तेज, ये सबके ऊपर हमारी एक एनालिसिस की, बॉडी और डिसीज एनालिसिस की परंपरा थी। पेशेंट आता था, वैद्य जी आधा अंदाजा लगा लेते थे कि उसको क्या डिसीज है। ये कैसे होता था? क्योंकि हम ऑरा पे बिलीव करते थे। ऑरा हमारे डिसीज का या पावर का कम्युनिकेटर है। आज उसकी रीडिंग हमारी नहीं रही, फेस रीडिंग हमारी नहीं रही। क्या बुराई है? हम उसमें यदि टेक्नोलॉजी यूज करें, ऑरा के लिए कई इक्विपमेंट आते हैं छोटे छोटे, वो डेफिनेटली हम यूज कर सकते हैं। ये छोटे छोटे, पहले ये कहा जाता था पंचकर्म सेंटर के लिए बहुत बड़े जगह की जरूरत है, नहीं, मेरा मानना अब हट गया है। अरे एक कमरे में आराम से बनाइए ना, शुरू में चलने लगे तो 2 कमरा, फिर चलने लगे तो 3 कमरा। लेकिन क्यों क्यों ये शब्द बोलने पे मैं बाध्य हूं? क्योंकि आजकल कन्वीनियंट, फोल्डेबल, इतनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी चीजें आ गई हैं। आप कहीं भी, यदि आयुर्वेद के सिद्धांत आपको याद है, तो आप कोई सी भी चीज का उपयोग करके पेशेंट को फायदा दे सकते हैं। अब शिरोधारा की मशीन देखिए कितनी सी छोटी है,
भगवान जाने किसने बनाई, लेकिन जिसने भी इनोवेट की, किसी भी बिस्तर पे लिटा दीजिए, ऊपर से धारा डल रही है, नीचे कलेक्ट हो रही है, और क्या चाहिए, आप पेशेंट टेबल पे ही लिटा के सिरोधारा कर सकते हैं। उसके लिए कोई मटकी या आपको उसकी जरूरत नहीं है। बस इसमें ये शर्त, उसमें वो भी है कि आप फोल्डेबल उसको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना नहीं समझ पा रहा हूं इसमें कि इसमें धारा की लंबाई कितनी होती है और प्रेशर कितना होता है। ऐसे आई कप का एक तरीका जो हमारे अक्षी तर्पण था वो सब चला जा रहा है, हम प्रोसेस नहीं कर पाते। क्यों? उड़द की पिट्ठी की उसमें दाल बनानी पड़ती थी, आजकल सब आई कप वगैरह मौजूद है। ये देखिए छोटे छोटे से इक्विपमेंट है, अमेजोन वगैरह पे जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, जहां से जाएंगे आप सब जगह मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमको एक बड़ी सी बहुत बड़ी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, ऐसा अब बिल्कुल नहीं है। चाहे वो बस्ती पुटक हो, चाहे वो प्रधमन नस्य हो, वोमन के लिए सेट अलग, विरेचन के लिए सेट अलग, करल का सेट अलग, ये सब चीजें आजकल हो गई। ये कभी मैंने की थी जिसमें पीयूष जी भी थे। डीवी वाजपेयी ने ईटीजी आयुर्वेद स्कैन बनाया, अनफॉर्चुनेटली आयुर्वेद वालों ने नहीं अपना। आयुर्वेद वाले स्टेज पे कहते हैं कि हमको पैथोलॉजी रिपोर्ट की जरूरत है। एक विद्वान ने पेटेंट तक के लिए अप्लाई किया, गवर्नमेंट से 15 साल वो लड़ा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनोवेशन में एक यूनिक वो कंसेप्ट है, जिससे वो प्रकृति दोष धातु मल पूरे को एनालाइज करके क्वांटिफाई किए। और इसकी लेटने की बैठने की दो दो बड़ी मशीनें, इतना लाखों में दाम नहीं है, लेकिन आयुर्वेद वाला ही आयुर्वेद के इनोवेशंस को प्रमोट कर सकता है। डॉक्टर नरेंद्र गुजराती ऑटो बस्ती यंत्र बना दिए, छोटा सा है ऑटो बस। पीयूष उदय कुलकर्णी वेदन यंत्र बना दिए, जो आपका क्या कहते हैं कॉटराइजेशन, हॉट कॉटराइजेशन विद वाइब्रेशन, यदि आपके दर्द में इमीडिएट रिलीफ करता है। ऐसे कई उदाहरण मेरे पास हैं। पीयूष जी भी उसमें एक उदाहरण है, जिसमें कम से कम वो अपनी मार्केटिंग स्किल से एक आयुर्वेद के वैद्यों को एक किए। ऐसे हम पे डेली ट्रीटमेंट शेड्यूल ये सब फॉर्मेट बने होंगे, प्रकृति के विकृति के हिसाब से ये पेशेंट के हाथ में देने लायक है। पेशेंट का डे टू डे असेसमेंट आजकल ऐप से हो सकता है, फीडबैक कलेक्शन हो सकता है आपके व्हाट्सएप से, पेशेंट इंफॉर्मेशन और एजुकेशन भी की जा सकती है। प्रमोशंस, डिजिटल मार्केटिंग, इसके एक्सपर्ट बैठे हैं पीयूष, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिर भी कम से कम वेबसाइट अपना घर होना चाहिए, ब्लॉग जो है वो अपना पर्सनल पीआरओ है, वीडियो छोटे छोटे बना के अपने, और कहीं नहीं। आयुर्वेद के विद्वान आयुर्वेद के विद्वानों को सुनना कम पसंद करते हैं, लेकिन समाज सुनना पसंद करता है यदि समाज की भाषा में बोला जाए। क्लिष्ट संस्कृत को हटा के यदि समाज को कम्युनिकेट करने की भाषा में हम बोलें तो डेफिनेटली समाज हमारी सुनता है। जब वो चुनाव के दौरान खड़े हुए नेताओं की अनर्गल बात सुनने को बाध्य है, तो हमारी बातें हेल्थ केयर की हैं जो उसके मन में इंटरेस्ट जगाती हैं। सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एसईओ, सोशल प्रूफ्स और पेड, ये सब पीयूष जी के जिम्मे छोड़ता हूं कि ये आगे उसको बढ़ाएं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो हुआ करती थी 2 साल पहले तक, पब्लिक लेक्चर्स हुआ करते थे, बैन लग गया। अब ऑनलाइन सेशन और वर्कशॉप शुरू हो गई, होर्डिंग्स लगना ही है, इन्फोग्राफिक्स, एड इन वेब लगना ही है, मेडिकल कैंप्स आजकल बहुत लग रहे हैं कोरोना के लिए, न्यूज़पेपर ऐड बड़ा महंगा है, आर्टिकल आजकल सोशल मीडिया ने बड़ा अच्छा कर दिया है, न्यूज़पेपर का खर्चा कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर के पढ़ने वाली रीडेबल्स भी कम हो गए। आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स ये बहुत जरूरी है, और पब्लिक इवेंट इन पे बैन लगा हुआ है। इसलिए कम खर्चे की बात में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सके। भगवान करे कि इन स्ट्रेटेजीज में से 2-4 को भी अपना के आपके झंडू आयुर्वेद चिकित्सालय या जनरल आयुर्वेद चिकित्सालय किसी का भी ऐसा भला हो कि डेफिनेटली वो प्रगति के पथ पर उत्तरोत्तर अग्रसर हो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पवन शर्मा सर, आपने बहुत ही संक्षेप में बहुत बड़ी बातें कही आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि हम सभी चिकित्सकों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पवन कुमार शर्मा सर।